हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं आ रही होगी और सब चीज़ें कुशल मंगल होंगी। खबरें अच्छी आप मेरे को सुना देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं एक भारत की सबसे अमीर बड़ी तो नहीं लेकिन अमीर रियासत के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूं कि किस तरीके से उस रियासत, ये वही रियासत थी जिसने सबसे पहले भारत में मिलने से मना कर दिया। ये वही रियासत थी जो भारत की सबसे अमीर रियासत थी। ये वही रियासत है जिसमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर था और जिसके खजाने खुलने के बाद 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का सोना बाहर निकला। इतनी रिच अगर स्टेट थी, रियासत थी और वो अलग देश बन जाती तो उसका इम्पैक्ट भारत में क्या होता। एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी 530 के करीब रियासतें थी जो हिंदुस्तान के हिस्से में आई थी वो सारी की सारी आज़ाद होना शुरू कर देती। और कहानी है कि कैसे पटेल ने और नेहरू ने, और ख़ासकर पटेल ने और वीपी मेनन ने किस तरीके से इस स्टेट को, इस प्रिंसली स्टेट को, इस देसी रियासत को अलग होने से बचाया, इसका डिसइंटीग्रेशन या सेपरेशन को रोका। दोस्तों, ये आपके सामने मैप जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये त्रावणकोर नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो येलो कलर का बॉर्डर है ये, और इसी से ऊपर कोचिन रियासत है जहाँ पर वो वास्को डा गामा आया था, वो कोचिन। अब आप समझिए, ये खासकर अगर आप इसमें देखेंगे तो त्रावणकोर का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा जो बॉर्डर है वो पूरे का पूरा कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन से है और इंडिया के बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी रियासत और इतना लंबा चौड़ा सी कोस्ट, तो ट्रेड इसके अंदर अल्टीमेट लेवल का होता था। जो व्यापार था इस रियासत के अंदर ज़बरदस्त लेवल का होता था। अगर व्यापार ज़बरदस्त लेवल का होगा तो समझ लीजिए उस टाइम पर व्यापार अगर होगा जो अल्टीमेट लेवल का होगा तो टैक्सेस बहुत मिलते होंगे, और उन टैक्सेस का ही असर था कि ये इतनी रिच स्टेट थी, इतनी रिच स्टेट थी कि कुछ कहने की हद नहीं। ये इतनी ताकतवर भी थी कि दुनिया, हिंदुस्तान में एशिया की इकलौती ऐसी स्टेट थी जिसने डच जहाज़ी बेड़े को डुबो दिया था। हालांकि इतिहास में बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ताकतवर थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसलिए ये त्रावणकोर को अगर आप इंडिया के प्रॉपर नक्शे में देखना चाहें इसे, तो आपको ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है इसमें आपको ये रेड कलर का जो जोन है ये पूरे का पूरा त्रावणकोर नज़र आएगा। ये पूरे का पूरा त्रावणकोर नज़र आएगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर जाकर देख लेते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि ऑब्वियस सी बात है, मामला क्या था। मामला ये था कि यहाँ पर वर्मा, राजा राम वर्मा से लेकर सारे वर्मन डायनेस्टी शुरू में होता था, बाद में ये अपने नाम के आगे वर्मा लगाने लग गए और राजा का नाम था किंग बलराम वर्मा। बलराम वर्मा, राजा बलराम वर्मा जो है ये इनका नाम था। और इन राजा जी का, राजा साहब का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था वो दीवान थे जिनका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर। और ये जो सीपी रामास्वामी अय्यर थे ये दीवान थे, असलियत में पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट सब कोई। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ अगर आप देखें तो राजा बलराम वर्मा से ज़्यादा पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन पर सीपी रामास्वामी अय्यर की थी। ये ऑब्वियस सी बात है, असलियत में राजा बलराम वर्मा की इतनी नहीं चलती थी जितनी इनकी, और इन्हीं के शब्द जो थे उन्हीं को, मतलब राजा बलराम वर्मा के शब्दों को, राजा बलराम वर्मा वास्तव में सीपी रामास्वामी अय्यर के शब्दों को ही ज़्यादातर फॉलो करते थे। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ अगर आप, अच्छा, इस पद्मनाभ, ये पूरी त्रावणकोर रियासत की एक खास बात और है कि यहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट थी जब इंडिया आज़ाद हुआ, तब भी हाईएस्ट लिटरेसी रेट, बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट था। और आज भी अगर आप केरल देखेंगे तो पढ़ा लिखा स्टेट नज़र आता है। लेकिन जैसे ही 1940s का रीजन टाइम पीरियड आया तो यहाँ पर इस पूरी स्टेट के अंदर
कॉमन मासेस के अंदर कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी थी, जिस वजह से क्या था कि यहाँ पर दो ग्रुप्स बन चुके थे। एक वो जो सीपी रामास्वामी अय्यर को सपोर्ट कर रहे थे और बाकी वो जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो पकड़ थी कांग्रेस और इनकी वो बहुत ज़्यादा थी। ऐसी सिचुएशन में सीपी रामास्वामी अय्यर 3 जून 1947 को, मैं बार बार पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि यहाँ पर लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी का डिक्लेरेशन होता है। लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी का मतलब ये है कि जो सर्वोच्चता थी वो ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त की जाती है और सारी सॉवरनिटी जो है, सारी संप्रभुता जो है वो हर रियासत को दे दी गई। यानी इस सॉवरनिटी के मिलने के बाद इनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाएं, या इंडिया के साथ जाएं, या फिर इंडिपेंडेंट रहें। अब ऐसी सिचुएशन में सॉवरनिटी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान, इंडिया और इंडिपेंडेंट में से सीपी रामास्वामी अय्यर कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान से के अंदर शामिल नहीं होना, वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। और इसीलिए सबसे पहले 11 जून 1947 को त्रावणकोर ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। अब ऐसी ही सिचुएशन में जब सीपी रामास्वामी अय्यर ये डिक्लेयर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी क्रिएट होगा। कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये समझाने की कोशिश करेंगे कि राजा ये गलत काम गलत कर रहा है, और दूसरी तरफ एक दबाव इस राज परिवार पर भी होगा, खासकर दीवान साहब पर भी होगा अपने डिसीजन को ठीक ठहराने के लिए। ऐसे में सीपी रामास्वामी अय्यर जो हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे, जो जनसभाएं थी उन्हें संबोधित कर रहे थे और समझा रहे थे कि हम जिस स्टेट में रहते हैं ये स्टेट शुरू से बहुत महान है, पैसे वाला है, रिच है, हम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी अपनी रख सकते हैं और हम ही इकलौते ऐसे एशिया की पावर रहे हैं जिन्होंने एक डच जहाजी बेड़े को डुबोया था। यानी इन्होंने कॉन्टिन्यूसली इस बात को सपोर्ट करना शुरू किया और लगातार ये बात को फैलाना शुरू किया, लगातार लोगों को समझाना शुरू किया कि हम अलग देश के रूप में रह सकते हैं, हम आज़ाद रह सकते हैं, अलग देश के रूप में रह सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब ये सिचुएशन आई कि हाँ हम आज़ाद रह सकते हैं, सेपरेट रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो दोस्तों यहीं से मामला जो है वो चेंज होना शुरू हुआ और यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री होती है। और यकीन मानिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इनको एक लेटर लिखते हैं 20 जून को और ये कहते हैं कि हम आपकी स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, सम्मान करते हैं, हम आपकी स्वतंत्रता यानी आज़ादी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, सम्मान करते हैं और पाकिस्तान आपके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान आपके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने के लिए तैयार है और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसी सिचुएशन में अब जिन्ना को तो आप जानते ही हैं, जिन्ना को पाकिस्तान का एश्योरेंस मिलने के बाद जिन्ना की पूरी ताकत ये थी कि जो हिंदुस्तान बने वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बने, बहुत कमज़ोर हो, कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो, हिंदुस्तान बहुत कमज़ोर हो, ताकि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना हर वो संभव कोशिश करना चाहता था कि हिंदुस्तान कमज़ोर रहे। ऐसे में सीपी रामास्वामी अय्यर अपना काम कर रहे थे और जिन्ना अपना काम कर रहे थे, कांग्रेस अपना काम कर रही थी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ने मिलकर एक अपसर्ज क्रिएट किया, एक कहीं ना कहीं ऐसा मास मूवमेंट चलाया जिसके अंदर राजा, खासकर सीपी रामास्वामी अय्यर, दीवान के अगेंस्ट जो है एक मूवमेंट शुरू हो गया। दीवान के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हो गया और जैसे ही दीवान के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, सिचुएशंस बदलना शुरू हो गई और 20 जुलाई, एक महीने के अंदर अंदर 20 जुलाई 1947
20 जुलाई 1947 ये जो रामास्वामी अय्यर हैं ये एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर से मिल रहे थे और बातचीत करके ये कह रहे थे कि आप इंडिया पर दबाव डालो कि वो हम पे हमला ना करे, हमें परेशान ना करे, और बाकी जो भी सप्लाईज हैं कपड़े से लेकर दूसरी चीज़ों की वो इंश्योर करे कि हम आपके साथ, और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे को रिकॉग्निशन दे, ब्रिटिश सरकार हमारे को रिकॉग्निशन दे, ब्रिटिश सरकार हमारे को मान्यता दे कि हाँ हम एक अलग देश हैं। ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिश ऑफिसर वो तो मान ही गया और ब्रिटिशर्स को भी कहीं ना कहीं त्रावणकोर से एक लालच था, क्योंकि त्रावणकोर की किस्मत बहुत अच्छी थी और क्योंकि इसके अंदर एक और मिलता था, मिनरल मिलता था जिसका नाम था मोनेज़ाइट। मोनेज़ाइट नाम का मिनरल मिलता था जिसमें से थोरियम निकलता था और ये थोरियम जो है वो फिसाइल मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल था। अब ये चीज़ क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है और आप उस फेज़ में एंटर कर चुके हैं जब कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा है और एक छोटे से देश के पास मोनोज़ाइट होने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स खासकर कैपिटलिस्ट जो हैं वो इस मिनरल के ऊपर कब्जा करना चाहेंगे, इस मिनरल को अपने फेवर में लेना चाहेंगे और उस देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहेंगे। और ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का न्यूक्लियर मटेरियल एक बड़े और स्ट्रॉन्ग बड़े कंट्री के पास हो। वो ये चाहेंगे कि ये इस तरीके का मिनरल एक छोटी सी कंट्री के पास हो जिसे आराम से मैनिपुलेट किया जा सके। लेकिन यहाँ जैसे ही अगले दिन यानी 21 जुलाई को ये अय्यर जो हैं, दीवान साहब जो हैं, ये लॉर्ड माउंटबेटन से मिले तो लॉर्ड माउंटबेटन कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू ब्रिटिश इंटरेस्ट्स को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान को तक बनाने के लिए तो ठीक थे, लेकिन वो इस इल्ज़ाम के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, वो इस इल्ज़ाम के साथ भी नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने हिंदुस्तान के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इसीलिए जब दीवान साहब लॉर्ड माउंटबेटन से मिले तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उनकी इस मांग को सिरे से नकार दिया। लॉर्ड माउंटबेटन का ये एहसान इतना ज़रूर मानना चाहिए, इतना ज़रूर ये एहसान मानना चाहिए कि भाई उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने दिए, पाकिस्तान जानकर बनाया, इसमें कोई शक की बात नहीं थी, उसमें उनके बहुत सारे इंटरेस्ट्स थे, लेकिन पाकिस्तान बनाने के बाद उन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब पाकिस्तान बनाने के बाद पूरे देश को छोटे छोटे टुकड़े होने से बचाया, इसमें भी कोई शक नहीं है। कश्मीर इशू के अंदर उन्होंने गलत राजनीति खेली, वो भी सच है। कुछ जगह पर वो ठीक थे, कुछ जगह पर गलत थे। कोई इंसान 100% ठीक नहीं होता और कोई भी इंसान 100% गलत नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया और जब दीवान वापस गए तो 25 जुलाई को वो एक म्यूज़िकल कंसर्ट से लौट कर आ रहे थे। ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर एक अटैक हुआ, कॉमन मैन ने उनके ऊपर एक हमला कर दिया जिसके अंदर वो घायल हो गए। घायल होने में बहुत ज़्यादा घायल नहीं हुए बल्कि हल्की फुल्की चोटें आई, खरोंचें आ गई, जिसकी वजह से वो घबरा गए और घबरा कर पास की नेबरिंग एस्टेट के अंदर भाग गए। नेबरिंग एस्टेट में भागे और कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके का सजेशन दे दिया था नवाब को, किंग को, बलराम वर्मा को एक सजेशन दे दिया था कि आपको कॉमन मासेस का जो मीनिंग, वो कॉमन मासेस का जो इंटरेस्ट है वो भारत के साथ मिलने का है, इसलिए आप भारत के साथ एसेशन लेटर साइन कर दीजिए। और यही सिचुएशन थी और यही रीज़न था कि उन्होंने भारत के साथ एसेशन लेटर साइन किया। लेकिन उसके बाद न्यू दीवान आए और उन न्यू दीवान का नाम था, नए दीवान का नाम था PGN एंटन। इन्होंने वो पूरा मसौदा तैयार किया और उसके बाद 30 जुलाई 1947 को ट्रावणकोर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन यानी विलय पत्र पर साइन कर दिया और इस तरीके से
इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन यानी विलय पत्र पर साइन कर दिया और इस तरीके से पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे बड़ी रियासत आपके शामिल हो गई। इसमें ये देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है उसके अंदर 5 लाख, उसके 6 तहखानों में से 5 तहखाने खोले गए जिसमें 5 लाख करोड़ का सोना यानी गोल्ड निकला और इस 5 लाख करोड़ के गोल्ड की का जो मतलब पूरा है वो पाकिस्तान की पूरे डिफेंस बजट से कहीं ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो 1 साल का डिफेंस बजट पाकिस्तान का वो इंडिया के एक मंदिर के अंदर है और ऐसे कितने सारे मंदिर इंडिया के अंदर हैं जिनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो रखा होगा। तो दोस्तों ये एक स्टोरी थी, ये एक क्लास ही थी कि कैसे भारत का एकीकरण किया गया। छोटी छोटी इनकी चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं, एक अप्रोच समझनी ज़रूरी होती है, तभी आप यूपीएससी के अंदर अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे आपका पूरा सिस्टम समझाया गया। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको हैदराबाद और ऑपरेशन पोलो के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है उसके अंदर 5 लाख, उसके 6 तहखानों में से 5 तहखाने खोले गए जिसमें 5 लाख करोड़ का सोना यानी गोल्ड निकला और इस 5 लाख करोड़ के गोल्ड की का जो मतलब पूरा है वो पाकिस्तान की पूरे डिफेंस बजट से कहीं ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो 1 साल का डिफेंस बजट पाकिस्तान का वो इंडिया के एक मंदिर के अंदर है और ऐसे कितने सारे मंदिर इंडिया के अंदर हैं जिनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो रखा होगा। तो दोस्तों ये एक स्टोरी थी, ये एक क्लास ही थी कि कैसे भारत का एकीकरण किया गया। छोटी छोटी इनकी चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं, एक अप्रोच समझनी ज़रूरी होती है, तभी आप यूपीएससी के अंदर अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे आपका पूरा सिस्टम समझाया गया। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको हैदराबाद और ऑपरेशन पोलो के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।